बहुप्रतीक्षित वीडियो है भैया आपकी कि कोलबर्ग का सिद्धांत ऐसा बताओ कि दिल गार्डन गार्डन हो जाए, जैसे जीन पियाजे की ट्रिक बताई वैसा ही। तो फिर आप दिल को थामो और हो जाओ तैयार और 10 मिनट अपने मुझे दे दो और एक नंबर अपनी पॉकेट में छन छना लेना। चलिए, तो कोलबर्ग भैया का जो सिद्धांत है उस पे अगर बात करें तो भैया जी की जो थ्योरी है, भैया जी की थ्योरी में ना 3 तो लेवल हैं, स्तर हैं और 6 स्टेजेस यानी 6 अवस्थाएं हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, 3 लेवल और 6 अवस्थाएं भैया जी की अपनी पूरे सिद्धांत में। भैया जी बच्चों को ना अलग-अलग कहानियां सुनाते हैं, अलग-अलग उम्र के बच्चों को मतलब एक ही कहानी सुनाते हैं। नाम का बंदा है, कहीं भी मान लो कहीं रहता है। अब उसकी पत्नी जी बीमार है, पत्नी बीमार है, पत्नी को कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज के लिए हिंज को बड़ा पैसा खर्च होगा। हिंज तक खबर पहुंचती है कि भैया एक केमिस्ट है जिसने ये दवाई बनाई हुई है। हिंज भागा भागा जाता है, भैया जी दवाई दोगे क्या? अगला आदमी कहता है काहे पैसे हैं तो ले जा दवाई, नहीं है तो मैं किसी बड़ी कंपनी को बेचूंगा और वहां से कमाऊंगा मुनाफा। हिंज कहता है कि भैया जी पैसे कम हैं लेकिन चुका दूंगा धीरे धीरे करके। भैया जी मना कर देते हैं। अब हिंज के सामने दुविधा है कि वो चोरी करे या फिर पत्नी को क्या करे, मर जाने दे। अब यही कहानी जैसे मैंने आपको सुनाई, यही कहानी कोलबर्ग भैया जी ने अलग अलग उम्र के बच्चों को बताई। अब अलग अलग उम्र के बच्चों की जब मैं बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ 3 स्तर हैं। तो 3 अलग अलग उम्र के बच्चों को कहानी बताएगी। 4 से लेकर 10 साल की उम्र पहला स्तर माना जाएगा। फिर 10 से लेकर 13 साल की उम्र के बीच के बच्चे दूसरे स्तर के बच्चे थे और फिर 13 साल से ऊपर के बच्चे 13 ईयर प्लस के बच्चे जो थे वो तीसरे लेवल के या तीसरे स्तर के बच्चे थे। ठीक सा? अच्छा जी, इन्होंने पूरी कहानी के बेसिस पर तीन तीन क्या बता दी, इस आपके स्तर बता दिए, 3 लेवल बता दिए और हर एक लेवल के अंदर 2-2 स्टेज यानी अवस्थाएं बताई। इन्होंने कहा कि पहली जो आपका स्तर है उसका नाम अंग्रेजी में प्लीज याद कर लेना। आप कहोगे नहीं हम हिंदी से मोहब्बत करते हैं, अंग्रेजी सौतेली मम्मी है। मैं कहूंगी भैया काम आ जाती है मम्मी सीटेट के एग्जाम में। कारण क्या है, हिंदी में पता है क्या आएगा? पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िगत, पूर्व नैतिक, कुछ भी आ जाएगा लेकिन अंग्रेजी में प्री कन्वेंशनल ही बोला जाएगा। तो प्री कन्वेंशनल पहली स्टेज जिसके अंदर दो आपके अवस्थाएं, फिर कन्वेंशनल आपकी सेकंड स्तर जिसके अंदर दो अवस्थाएं, फिर पोस्ट कन्वेंशनल आपका तीसरा स्तर जिसके अंदर दो। तो सबसे पहले को आप प्री कन्वेंशनल लेवल बोलते हो, हिंदी में आप इसे प्राक रूढ़िगत, पूर्व रूढ़िगत, पूर्व परंपरागत, पूर्व नैतिक भी बोलते हो। इसको याद करने का एक ही ट्रिक है, यहाँ बच्चे की नैतिकता रिजल्ट पर डिपेंड करती है। अगर रिजल्ट उसके फेवर में है तो वो बोलेगा ये चीज तो बहुत अच्छी होती है नैतिक, और अगर रिजल्ट उसके फेवर में नहीं है तो बोलेगा ये चीज गलत होती है। इसमें पहली स्टेज बच्चे की है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यहाँ बच्चा अपने आप को ओबीडियंट इसलिए दिखाता है क्योंकि लठ की मार से डरता है भाई। तो यहाँ परिणाम, क्योंकि लठ पड़ सकता है इसीलिए बच्चा शराफत का पुतला है। तो परिणाम अच्छा है या बुरा, यानी बाह्य कारण आ जाए कि कौन सी अवस्था होती है या कौन सा लेवल होता है जिसमें बच्चे की नैतिकता बाहरी परिणामों से निर्धारित होती है। और बाहरी परिणाम में भी क्या कि अच्छा है परिणाम या बुरा, परिणाम शब्द अच्छा या बुरा ये इस स्टेज का की पॉइंट है। और जब पूरे पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लगे कि बच्चा पिटाई से दंड से बचने के लिए शरीफ बन रहा है तो समझ लेना सबसे पहली स्टेज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन यानी दंड और आज्ञा पालन उन्मुखता। बच्चा को पता है अगर नियम नहीं माने तो लठ टूट जाएंगे साथ। दूसरी स्टेज है जिसे साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता कह लो, विनिमय या अदला बदली का भाव कह लो, इसे ही अहंकार की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही अहंकार की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट स्टेज। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट स्टेज यानी तुम मेरा कुछ फायदा करोगे तो मैं तुम्हारा कुछ फायदा करूंगा।
अगर तुम पैसे दोगे तो बदले में मैं तुम्हें दवाई दूंगा। तो साधनात्मक सापेक्षवादिता अहंकार की स्टेज, या फिर विनिमय की स्टेज, या फिर पारस्परिकता रेसिप्रोकल, क्योंकि रेसिप्रोकल का भी मतलब होता है तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, अगर तू मेरे लिए नहीं तो भक्त तू कौन, मैं भी नहीं जानता। तो पारस्परिकता की स्टेज के नाम से भी इसे पूछ लेते हैं, याद रखना ये इसके कीवर्ड है बेटा। पारस्परिकता यानी रेसिप्रोकल स्टेज आएगी, तो इस स्टेज को आप कहते हो कि तू मेरे लिए और मैं तेरे लिए। तो तुरंत समझ जाना कि पहले लेवल की दूसरी स्टेज की बात हो रही है, जहां सिंपल बात हो रही है कि अगर तुम मेरे लिए तो मैं तुम्हारे लिए। ठीक साहब। उसके बाद आते हैं सीधे लेवल नंबर 2 पर। लेवल 2 क्या है कि अब है कन्वेंशनल, पहले था पूर्व परंपरागत। जब बच्चा 4 से लेकर 10 साल, अब 10 से लेकर बच्चा 13 साल की उम्र का होता है। यहाँ नैतिकता किस पर डिपेंड करती है? समाज पर। समाज जो कह दे वो सही, समाज जो कह दे कि बेकार तो वो बेकार। तो यहाँ याद रखना, इसमें दोनों जो स्टेजेस हैं वो टोटली कहीं ना कहीं समाज को सपोर्ट करती होंगी। तो इस स्टेज को, इस लेवल को क्या बोलते हैं? इस लेवल को बोलते हैं कन्वेंशनल, यानी परंपरागत, नैतिक या रूढ़िगत। इसकी पहली स्टेज यानी रूढ़िगत, इसकी पहली स्टेज यानी ओवरऑल थर्ड नंबर की स्टेज बनती है, थर्ड स्टेज बनती है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, गुड बॉय या गुड गर्ल स्टेज। इसको एग्जाम में बोलते हैं गोल्डन रूल, स्वर्णिम नियम वाली अवस्था कौन सी है? तो भैया सीधा स्वर्णिम नियम है कि दिमाग ही नहीं लगाना, समाज जिसको मानता है रे अपन को भी मान लेना। कि भाई तुम है ना घूंघट काढ़ोगी, कि अरे समाज में अच्छी अच्छी बहू की निशानी घूंघट काढ़ना होती, मैं भी बड़े होके घूंघट काढ़ूंगी। कि भाई तुम क्या करोगे बड़े होके? कि नहीं, समाज कहता है डॉक्टर और इंजीनियर बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हीं की इज्जत है समाज में, तो मैं तो यही बनूंगा, डॉक्टर इंजीनियर। कोई गलती से एक्टर नहीं बोलता इस समय पे, क्योंकि समाज कहता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की कौन? अंकल जी पैरी पौना, अंकल जी बताइए क्या कर दूं आपके लिए, आंटी जी बताइए चाय मैं बना दूं, आंटी बर्तन मैं साफ कर दूं। तो ये बच्चा जो भी काम करेगा ना, वो दूसरों का अनुमोदन पाने के लिए, दूसरे उसको स्वीकार करें, कुल मिलाकर समाज उसे अच्छा बोले, वो इसलिए काम करेगा, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो समाज उसको लतिया देगा, निकाल देगा, निष्कासित कर देगा। इसी के अंदर नेक्स्ट आपका जो स्टेज आती है, ओवरऑल फोर्थ स्टेज आती है कि कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर नियम न जाए। इसे बोलते हो कानून और नियम की अवस्था। कानून का पालन करेगा, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, कहेगा यार चोरी इसलिए नहीं करनी क्योंकि समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये की पॉइंट पकड़ लेना कि समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, या कानूनों का हर हालत में पालन होना चाहिए, कर्तव्य हर हालत में पालन होना चाहिए। तो समझ जाना फोर्थ स्टेज की बात कही है, जिसका नाम है कानून और नियम की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। थर्ड का की पॉइंट है कि बच्चा समाज से स्वीकृति चाहता है, इसे ही गोल्डन रूल कहते हैं। फिर आता है आपका थर्ड लेवल। थर्ड लेवल जिसे आप बोलते हो परंपरागत स्टेज, 13 साल से ऊपर का है। अब नैतिकता न तो समाज पर है न ही परिणाम पर, अब नैतिकता खुद के विवेक पर है। अब खुद से डिसाइड करता है कि मेरे लिए क्या नैतिक क्या अनैतिक, मोरलिटी का सबसे हायर लेवल। इसमें जो ओवरऑल फिफ्थ स्टेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इसको बोलते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक अनुबंध की अवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अवस्था। कैसे पहचानेंगे इसको? इसमें कहेगा कि माना नियम का पालन होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति के जीवन से ऊपर तो नहीं है नियम। अगर नियमों से नुकसान है तो नियम तोड़ दो। ये कहता है कानून में लचीलापन लाओ। ये कहता है व्यक्तिगत अधिकार भी बराबरी पर रखो, समाज की व्यवस्था और खुद के अधिकारों में बैलेंस करो। हमने समाज से अनुबंध किया है, समझौता किया है, तो क्या हम समाज के लिए मर जाएं? लेकिन उचित है, ये कीवर्ड था। तो जब कह दे उचित है, चोरी करना गलत है लेकिन उचित है, तो इसका मतलब बच्चा यहाँ आ चुका है कि माना समाज की व्यवस्था के हिसाब से चोरी करना गलत है, लेकिन भैया उचित था, क्योंकि अगले की पत्नी बच जा रही है। और फिर आती है अंत में सिक्स स्टेज। इसका की पॉइंट एक ही है कि हे प्रिय मैं खुद को आग लगा लूं ताकि तुम
ताप सको, यानी मैं जल जाऊं लेकिन तुम्हारा भला कर जाऊं, ये मेरा शरीर बेकार है, ऐसी वाला विचार। कि व्यक्ति सार्वभौमिक यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल पे चलता है, कि स्वयं नियम बनाता है और कहता है मैं भूखा रहूं लेकिन दूसरा व्यक्ति खा ले। और यही का एक बात है कि अगर हिंज चोरी नहीं करता तो कहीं अधिक मूल्य चुकाता। चोरी बड़ी तुच्छ बात है, अपने आप को जेल भेज देने से उसका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं जेल जाऊं प्रिय लेकिन तुम जिंदा रहो, ये वाला मुद्दा तो कहीं अधिक मूल्य चुकाता। तो ये होंगी। उनका नाम कैरोल गिलिगन। पहले तो समझ लें नैतिक दुविधा क्या है। नैतिक दुविधा मोरल डायलेमा, कि जब आप डिसीजन न ले पाऊं, जैसे हिंज कि मैं चोरी करूं या पत्नी बचाऊं, तो इसे कहते हैं दुविधा। अब आप यह डिसीजन लेते तो हो ही दुविधा से बाहर निकलने के लिए, उसके लिए खुद को तर्क देते हो। तो नैतिक तर्कना यानी मोरल रीजनिंग, डिसीजन लेने में शामिल आपकी तर्क की प्रक्रिया। दूसरे दिन आई और बोली गुरुजी हमें आपके सिद्धांत में बड़ी दिक्कत लगती है। तो गुरुजी ने कहा बताओ बिटिया रानी क्या दिक्कत लगती है। बोले 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में मुझे तीनों पॉइंट बहुत बुरे लगे हैं आपके। गुरुजी ने कहा बताओ। तो बोले पहला पॉइंट तो ये गुरुजी कि आप संस्कृति और समाज को नेग्लेक्ट करते हो। क्या करते हो आप गुरुजी? संस्कृति और समाज को नेग्लेक्ट करते हो। आपने ये कहीं नहीं बताया, हो सकता है किसी संस्कृति में खुद 6 साल का बच्चा ही कह दे कि अरे हिंज को चोरी करने की नौबत ही क्यों आ रही है, खुद ही केमिस्ट को उसकी पत्नी को बचाने के लिए पैसा दे देना चाहिए, दवाई दे देनी चाहिए। या फिर हिंज सोच ही क्यों रहा है, कोई नहीं छोटा मोटा जेल जाने से क्या दिक्कत है, किसी की जान बच जा रही है। तो बोले हो सकता है गुरुजी, आपने लेकिन कहा नहीं, ये सारे के सारे जो चरण हैं ये सार्वभौमिक हैं और बच्चा एक एक करके हर स्टेज से गुजरता है। बोले नहीं गुरुजी, आपने समाज को संस्कृति को नेग्लेक्ट किया। लेटी यही चाह रही है कि पति जेल चला जाए। आपने एक बार भी अगली बंदी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताया कि वो कह रही है हे प्रिय पतिदेव नाथ, तुम कहाँ चले जा रहे हो, मैं मरूंगी, तुम जेल मत जाओ। बोले कुछ तो बोलती होगी, आपने तो खा लिया। आप नैतिकता क्या है? देखभाल पर डिपेंड करती है। नैतिकता किस पर डिपेंड करती है? देखभाल। आपने कहा महिलाओं की नैतिकता देखभाल पर, पुरुषों की न्याय पर। आपने फीमेल पक्ष को गौण रखा, आपने समाज और संस्कृति को नेग्लेक्ट किया। मैंने आपको कीवर्ड बताए, क्वेश्चन पढ़ना तो कीवर्ड दिमाग में रखना। फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पहले का कीवर्ड है कि